हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नैन्सी एक बहुत बड़े घर की अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन अपने काले रंग की वजह से वो लोगों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी। इसीलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपने पापा रविंद्र के साथ मिलकर अपने ऑफिस का सारा काम संभालती थी। अपनी माँ के गुजरने के बाद वो अपना सारा समय अपने पापा के साथ ऑफिस में ही बिताती। ऐसे ही कुछ समय में ही पूरा ऑफिस का काम वो बहुत अच्छे से संभालती है और कुछ टाइम बाद नैन्सी अपनी दूसरे ऑफिस में मैनेजर पोस्ट के लिए इंटरव्यू ले रही होती है। तभी वहाँ एक जैश नाम का लड़का आता है और बोलता है, May I come in, ma'am? Yes, come in. Tell me about yourself. Ma'am, my name is Jayesh. I'm from Delhi. I completed my MBA from London University. Okay, fine. You are selected as a manager for my new company. Congratulations. Thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity. जैश नैन्सी के कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर ज्वाइन करता है। धीरे धीरे उसकी कंपनी का सारा काम बहुत अच्छे से संभालता है, जिसके कारण जैश उसके पापा रविंद्र के बहुत करीब आ जाता है और वो उस पर बहुत भरोसा भी करने लगते हैं। नैन्सी और जैश भी ऑफिस के काम से ज्यादा एक दूसरे से मिलते ही रहते थे। जैश की ईमानदारी और मेहनत को देखकर नैन्सी भी धीरे धीरे उसे पसंद करने लगी थी। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है और एक दिन अचानक नैन्सी के पापा रविंद्र की डेथ हो जाती है और सारी जिम्मेदारियां नैन्सी पर ही आ जाती है। जैश उस समय नैन्सी का बहुत साथ देता है, जिसे देखकर नैन्सी उसे शादी के लिए प्रपोज करती है। जैश भी शादी के लिए हाँ कर देता है। शादी के बाद अपने माँ बाप के साथ वो उसी के घर में रहना शुरू करता है। तभी एक रोज जैश की माँ माला जैश से कहती है, बेटा तूने इस काली भूतनी से शादी तो कर ली, लेकिन क्या अब तू पूरी जिंदगी इसी के साथ रहने वाला है क्या? माँ, आप ये सब क्या कह रही हैं? थोड़ा धीरे बोलिए, वरना कहीं नैन्सी ने सुन लिया तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। बेटा ये सब कब तक चलेगा? कब तक हमें ये नाटक करना पड़ेगा कि हम उसे बहुत पसंद करते हैं? जब तक उसका ऑफिस और उसके सारे पैसे मेरे नाम नहीं हो जाते, उसके बाद हमें उसका क्या काम। आप बस थोड़ा अपने गुस्से और जुबान पर काबू रखिए। पापा, आप ही कुछ समझाइए। बेटा, मैं तो इसको समझा कर परेशान हो गया हूँ, लेकिन तेरी माँ को कुछ समझ ही नहीं आता। मुझे तो यहाँ बहुत मजा आता है। इतना बड़ा घर, इतना ऐशो आराम, और क्या चाहिए? बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, और इसीलिए तो मैंने उसके जैसी काली लड़की से शादी करी है, वरना वो कहाँ और मैं कहाँ। लेकिन आप लोगों को उससे अच्छे से ही बात करनी है कि उसको कोई शक ना हो। बेटा, लेकिन ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। वो लड़की दिल की बहुत अच्छी है और तुझसे प्यार भी बहुत करती है। रंग से कुछ नहीं होता, दिल अच्छा होना चाहिए। सुनिए जी, आप अपना प्रवचन बंद करिए। आपको तो सभी अच्छे लगते हैं, बस चुप ही रहिए। जब से तुमसे शादी हुई है तब से चुप ही तो हूँ मैं। क्या बोला आपने? माँ, पापा, चुप हो जाओ आप दोनों प्लीज। एक तो वैसे ही मेरी लाइफ की लगी हुई है, दूसरा शांति भी नहीं है घर में। अच्छा, अब मैं ऑफिस चलता हूँ। इतना कहकर नैन्सी और जैश एक साथ ऑफिस चले जाते हैं और अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद नैन्सी लंच के टाइम पर जैश के कैबिन में आती है और बोलती है, जैस, आपने मेरा बहुत साथ दिया हर एक चीज में। मुझसे शादी करके मेरी लाइफ को खुशियों से भर दिया। पर क्या आपको सच में मेरे इस काले रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता? अरे आप तो इतने स्मार्ट हैं, आपको कोई भी मिल जाती, फिर आपने मुझसे ही शादी क्यों की? नहीं, मुझे तुम्हारे काले रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो तुम्हारे दिल और अच्छे नेचर से प्यार करता हूँ। मैं सच में बहुत किस्मत वाली हूँ जो आप मुझे मिले। जैश नैन्सी से झूठ बोलकर अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बस उसकी दौलत का फायदा उठाता रहता है। ऐसे ही कुछ समय और निकलता है और एक दिन जैश अपने बेस्ट फ्रेंड नकुल की शादी में जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक ज्योति नाम की लड़की से होती है, जो दिखने में बहुत सुंदर थी। जैश को पहली ही नजर में वो पसंद आ जाती है। शादी से आने के बाद वो अपनी फ्रेंड से बात करके ज्योति का नंबर ले लेता है और उसे मिलने का प्लान बनाता है। इसीलिए वो उसे कॉल करता है। हेलो, आई एम जैश। I don't know who are you? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं जैश बात कर रहा हूँ।
कल हम लोग नकुल की शादी में मिले थे। ओ हाँ, याद आया। बोलिए, आपने मुझे कैसे याद किया? मुझे आपसे मिलना है एक बार। आप कॉफी शॉप में आ सकती हैं? ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ज्योति और जैश दोनों ही कॉफी शॉप में मिलते हैं और जैश ज्योति को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसे सुनकर ज्योति बहुत हैरान हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी शादी के लिए हाँ कहते हुए बोलती है। ये सब इतनी जल्दी हो रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट मैं आपको बता दूं कि मैं अनाथ हूँ और इस शहर में अकेली रहती हूँ। तुम अकेली नहीं हो, मैं अब से हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मुझे शादी मंदिर में बहुत सिंपल तरीके से करनी है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अगर आप कहें तो मैं अपनी एक बेस्ट फ्रेंड को बुलाना चाहती हूँ शादी में। उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम्हारी दोस्त मेरी भी तो दोस्त है। ओके, तो कल मैं तुम्हें अपने माँ पापा के साथ मंदिर में मिलता हूँ। ओके। इतना कहकर जैश अपने घर आता है और अपने माँ बाप को ज्योति के बारे में बताता है, जिसे सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। लेकिन रमेश को ये सब ठीक नहीं लगता, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाता। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें नैन्सी की आवाज सुनाई देती है, जो कमरे में आकर बोलती है। जैस, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मेरे पापा का सारा बिजनेस बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। अब मैं अपना सब कुछ आपके नाम कर रही हूँ। मैं अब घर रहकर अपने सास ससुर की सेवा करना चाहती हूँ। नैन्सी की बात सुनकर जैश बहुत खुश होता है और सोचने लगता है, हे भगवान, जिसका मैं इतने सालों से इंतजार कर रहा था वो पल आ ही गया। अच्छी लड़की मिल गई और पैसे भी। जैश ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी नैन्सी उसका हाथ पकड़कर बोलती है। कहाँ खो गए आप? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं। बस मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। तुम्हें जो ठीक लगे तुम कर सकती हो। ठीक है, फिर मैं कल ही लॉयर को बोलकर सब कुछ आपके नाम करवा देती हूँ। अगले दिन नैन्सी अपने ऑफिस जाती है। तभी वहाँ उसकी सहेली ज्योति आती है और उसे अपनी शादी की खुशखबरी देती है और उसे शादी में आने के लिए इनवाइट करती है। थोड़ी देर बाद जैश का कॉल आता है और वो बोलता है, नैन्सी तुम कहाँ चली गई? तुमने तो बोला था कि आज लॉयर को बुलाओगी और खुद ही गायब हो गई। ओह सॉरी, मैं आपको बताना ही भूल गई। अभी मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। मैं लॉयर को इवनिंग में बुला लूंगी। ओके, नो प्रॉब्लम। मुझे भी थोड़ा काम है, तो शाम को मिलते हैं घर पर। इतना कहकर जैश ज्योति से शादी करने के लिए मंदिर पहुंच जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ नैन्सी पहुँचती है और सब कुछ देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो गुस्से में बोलती है, जैस, आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मेरे होते हुए आपने किसी और से शादी की। इसका मतलब आप मुझसे सिर्फ मेरे पैसे के लिए शादी करना चाहते थे। और मम्मी जी, पापा जी, आपने भी जैस के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। हाँ, दिया तुझे धोखा। पैसे छोड़कर और तेरे पास है क्या? ना शक्ल ना रंग। इसलिए आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मेरे होते हुए आपने अपने बेटे की शादी किसी और से करवा दी। चुप करो माँ। नैन्सी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? अरे जिससे तुमने दूसरी शादी की है ना, वो मेरी ही दोस्त है। मेरे साथ साथ तुमने इसको भी धोखा दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ, नैन्सी सही कह रही है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं इस शादी को नहीं मानती और मैं भी जा रही हूँ। जैश के धोखे और लालच के बारे में पता चलने के बाद नैन्सी पुलिस को कॉल करती है और धोखाधड़ी करने के इल्जाम में सभी परिवार वालों को जेल करवाती है। इसीलिए कहते हैं, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं अक्सर खुद ही उसमें गिर जाते हैं। हेलो, कहाँ हो यार? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। आ रहा हूँ यार। लोगों की तो गर्लफ्रेंड वेट करवाती है, मगर यहाँ तो सीन उल्टा है। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ही वेट करवा रहा है। आ रहा हूँ बाबा। फोन रखोगी तब तो बाइक स्पीड से लेकर आऊंगा। अरे नहीं, आराम से आओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। चिंता भी करती हो और डांटती भी हो। तो क्या करूँ, तुम्हारी हरकतें भी तो ऐसी ही हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ मयंक आता है। दोनों एक पार्क में जाते हैं और एक बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी मयंक बोलता है, तो बताइए मोहतरमा, आखिर क्या बात है जो आपने अचानक मुझे ऐसे बुलाया? यार, तुम्हें तो पता है कि बचपन में ही मेरे माँ पापा चल बसे थे और मेरी दीदी के अलावा कोई नहीं है। उन्होंने अपनी खुशियों को बाद में रखा और मेरी खुशियों को ऊपर। हाँ पागल, जानता हूँ ये सब तो। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब तक मेरी बहन हमारे प्यार को और इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करती,
तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या तुम पागल हो? मैं जानती थी तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे। शाम को दीदी ने तुम्हें बुलाया है, अब उनसे क्या और कैसे बात करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। आज तो लग रहा है गया मैं। शाम को मयंक अच्छे से तैयार होकर कियारा के घर जाता है, जहां कियारा की दीदी सुष्मिता मयंक और कियारा के लिए शाम की चाय और नाश्ता बनाती है और उनके लिए लेकर आती है। तभी मयंक बोलता है, अरे दीदी, इन सब की क्या जरूरत थी? किस चीज की जरूरत है और किस चीज की नहीं, ये मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। वैसे दीदी आप कैसे हो? ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं तो एकदम मस्त हूँ दीदी। अरे आराम आराम से बोलो, वैसे करते क्या हो? दीदी मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही कहाँ है, अब सब है मेरे पास। हाँ हाँ, होगा तुम्हारे पास सब कुछ, लेकिन तुम्हारे बाप दादा की कमाई का, तुम्हारी कमाई का तो कुछ नहीं है ना। वैसे उम्र कितनी है तुम्हारी? 25 साल। 25 साल की उम्र हो गई तुम्हारी, लेकिन अभी तक तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसे तुम ये कह सको कि ये मैंने अपनी मेहनत से लिया है? मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। और अगर जरूरत पड़ गई तो? अगर तुम मेरी बहन से सच में प्यार करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, तो 2 महीने के अंदर 2 लाख रुपए अपनी मेहनत पर कमा के दिखाओ। दीदी आप ये क्या बोल रही हैं? तो चुपचाप बैठी रह। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ और तेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा मुझे सब पता है। मयंक, तुम अब जा सकते हो। कुछ देर बाद मयंक वहाँ से चला जाता है और तभी कियारा गुस्से से अपनी बहन को बोलती है, दीदी ये सब क्या है? आप मयंक के साथ इस तरह से पेश क्यों आ रही थी? अगर तुझे मेरा उससे ऐसे पेश आना अच्छा नहीं लगा तो मिलवाने का मतलब ही क्या था? जो तुझे सही लगे वो कर ले फिर। आप गलत समझ रही हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। बेटा, प्यार करना बड़ा आसान है, लेकिन मुझे ये देखना है कि वो प्यार निभाने के लिए क्या क्या कर सकता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और मयंक यहाँ वहाँ जॉब के लिए इंटरव्यू दिया करता था, मगर हर जगह से उसे निराशा ही मिलती थी। ऐसे ही एक दिन वो परेशान होकर अपने दोस्त सूरज को फोन करता है और उससे बोलता है, यार सूरज, कोई जॉब है तो बता यार। अबे साले, तू तो सेठ का बेटा है, तुझे क्या जरूरत पड़ेगी जॉब की? यार क्या बताऊं, मेरी गर्लफ्रेंड की बहन है ना, उसने नाक में दम कर रखा है। क्या हुआ बता। यार 2 महीने में 2 लाख रुपए कमा कर दिखाऊंगा, तब जाके उसकी बहन शादी के लिए मानेगी। अबे यार, हर लव स्टोरी में कोई ना कोई विलन तो होता ही है। हाँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों दोस्त कुछ देर तक बातें करते रहते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और मयंक कुछ समय के लिए एक कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता है, जगह जगह सामान पहुंचाता है। ऐसे ही एक दिन वो डिलीवरी का सामान देकर आ रहा होता है, तभी रास्ते में उसे एक बैनर लगा दिखता है जिस पर लिखा होता है, आजमाओ अपना मुकद्दर, बन जाओ मौत के सिकंदर और ले जाओ 2 लाख का खूबसूरत इनाम। ये देखकर मयंक वहाँ जाता है और वहाँ जाके एक आदमी से पूछता है, अरे भाई, इसका मतलब क्या है? अरे भाई, यहाँ हर साल बाइक स्टंट होता है जहाँ लोग मौत की बाजी लगाते हैं और जीत कर 2 लाख रुपए ले जाते हैं। मुझे भी करना है। तो तुम एक काम करो, जाकर उस काउंटर पर अपना नाम लिखवा दो। ठीक है, वैसे कब होगा ये स्टंट? यही कुछ 1 हफ्ते का टाइम है। मयंक काउंटर पर जाकर अपना नाम लिखवा देता है और शाम को घर आते समय वो कियारा को फोन करता है और उसे बोलता है, कियारा, यार तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। यार वो मैंने हर जगह जॉब की तलाश करी, मगर कहीं भी ऐसा कोई जुगाड़ नहीं बना और अब मेरे पास एक ही रास्ता है जिसमें अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए पालूंगा, और अगर हार गया तो शायद ही हम एक होंगे, क्योंकि मैं खुद ही मान लूंगा कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। ये सब मत बोलो और ये बताओ कि करने क्या वाले हो तुम? यार वो एक बाइक स्टंट होने वाला है और अगर मैं जीत जाता हूँ तो मुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे। पागल हो क्या? इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। मैं तुम्हें ऐसे पैसे कमाने नहीं दूंगी, समझे तुम? मगर मेरी बात तो सुनो। कियारा गुस्से से कॉल कट कर देती है। ऐसे ही 1 हफ्ते बाद मयंक कियारा के मना करने के बावजूद भी उस कंपटीशन में जाता है और बाइक स्टंट करता है। वहाँ पर एक से बढ़कर एक बाइक स्टंटमैन थे और जब मयंक की बारी आती है तो स्टंट करते करते उसका एक्सीडेंट हो जाता है
जिसके बाद उसको पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। कुछ देर बाद में कियारा और उसकी बहन सुष्मिता भी वहां पहुंचते हैं। कियारा अपनी बहन से नाराज होते हुए बोलती है, कर ली ना आपने अपनी मन की, मिल गई ना आपके दिल को तसल्ली। हर चीज को पैसे से तोलती है ना आप। आज आपकी वजह से मेरा मयंक इस हाल में है। बेटा तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे और मयंक के प्यार की दुश्मन हूँ? अरे नहीं पगली, मैं ये चाहती थी कि मैं तेरा हाथ किसी गलत लड़के के हाथ में ना दूं। मयंक को तू जानती है, मैं नहीं। तेरी बड़ी बहन होने के नाते उसे परखने का फर्ज बनता था मेरा। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। थोड़ी देर बाद में मयंक को होश आता है और सुष्मिता कियारा दोनों उससे मिलती हैं। तब मयंक बोलता है, दीदी मुझे माफ करना, मैं 2 लाख रुपए नहीं कमा पाया। मैं कियारा के लायक नहीं हूँ। आप इसकी शादी किसी अच्छे लड़के से करवा देना। हो गया तुम्हारा? तुम्हें पता भी है वो 2 लाख रुपए कमाना सिर्फ तुम्हारा एक टेस्ट था जिसमें तुम पास हो चुके हो। और हाँ, मुझे यकीन हो गया है कि मेरी कियारा को तुमसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। दीदी आप सही कह रही हो। मैं कियारा को अपनी मेहनत के दम पर हर वो खुशी दूंगा जिसकी वो हकदार है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे इस तरह से बात की। कोई नहीं बच्चों। सुष्मिता को ये अच्छे से पता चल जाता है कि मयंक से अच्छा लड़का उसे कियारा के लिए नहीं मिल सकता, जिसके कुछ समय बाद में मयंक की भी एक अच्छी सी नौकरी लग जाती है। कुछ महीने और बीतते हैं, जिसके बाद सुष्मिता मयंक और कियारा की शादी करवा देती है और वो दोनों शादी करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुरुचि एक बहुत ही समझदार और टैलेंटेड लड़की थी, जिसने अपने हॉट फिगर और गुड लुक से कॉलेज के हर लड़के को अपना दीवाना बना रखा था। ऐसे ही एक दिन उसके कॉलेज में निशांत नाम का एक लड़का अपने दोस्त रवि के साथ कॉलेज के कॉरिडोर में खड़ा होकर बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ से सुरुचि जाती है। वो देखती है कि सारे लड़के उसी को देख रहे हैं सिवाय निशांत के, जिसके बाद वो उसके पास जाकर बोलती है, आखिर तुम हो कौन जिसने सुरुचि जैसी हॉट लड़की को देखकर उसे इग्नोर कर दिया? आपने मुझसे कुछ कहा? वैसे मैं आपको देखना इतना भी जरूरी नहीं समझता। ओ, सुरुचि से पहली बार किसी ने ऐसे बात करी है। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? जी नहीं। और लगता है कि कभी बनेगी भी नहीं, क्योंकि इतनी हॉट लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है, लेकिन तुम तब भी अपनी किताबों में खोए हो। अरे गर्लफ्रेंड तो क्या, कोई लड़की तुम्हारी दोस्त भी नहीं बनेगी। वैसे आपको मेरी बड़ी चिंता है, तो आप ही मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन जाती? निशांत का ये अंदाज सुरुचि को बहुत पसंद आता है और वो मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। और ऐसे ही दोनों एक दूसरे से कॉलेज में बात करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर कर लेते हैं। बातें करते करते कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन दोनों निशांत के घर से कुछ दूरी पर सड़क के किनारे एक दूसरे को प्यार से आइसक्रीम खिला रहे होते हैं। तभी निशांत की नजर सामने से आ रही एक मोटी लड़की पर पड़ती है, जो कि उसकी खुद की बहन शालू थी। उसे देखकर वो मन में बोलता है, ये दी यहाँ कहाँ से आ गई? अगर इन्होंने मुझे यहाँ सुरुचि के साथ देख लिया तो मुझे कूटना शुरू कर देंगी, इसीलिए निशांत बेटा खिसक ले यहाँ से। जिसके बाद वो सुरुचि को कोई बहाना करके वहाँ से चला जाता है। तभी शालू को उसी के मोहल्ले के कुछ लड़के उसके मोटापे की वजह से छेड़ते हुए बोलते हैं, अरे शालू आंटी, इतना आलू ना खाया करो, नहीं तो एक दिन कद्दू बन जाओगी। मुझे तो समझ ही नहीं आता ये इतना वजन लेकर चल कैसे लेती है। ये सब देखकर सुरुचि को गुस्सा आता है और वो उन लड़कों के पास जाकर उनसे बोलती है, अबे ओ, इसका मजाक बना रहा है? कभी अपने आप को देखा है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे हैंगर में कपड़े लटके हुए हो। एक फूंक मारूंगी ना तो उड़ते हुए नजर आओगे हवा में। इसका तो पता नहीं, लेकिन आपके हाथ से पिटने के लिए ना तुम अपनी जान भी दे दे। और वैसे भी मोटी को मोटी ना कहें तो क्या कमसिन कली कहें। तू पहले ना लड़कियों से बात करने की तमीज सीख करा, फिर कुछ कहने लायक बनियो, समझा? निकल अब यहाँ से। सुरुचि की बातें सुनकर वो लफंगे वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं,
जिसके बाद शालू सुरुचि से बोलती है। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। मेंशन नॉट यार। और तुम भी क्या पागल लड़की हो, इन सब को सहने की जगह इससे लड़ना सीखो ना। जिसके बाद शालू वहाँ से अपने घर चली जाती है, जहाँ वो अपनी माँ संध्या और छोटे भाई निशांत के साथ रहती थी। शालू सुंदर होने के साथ ही बहुत मोटी थी, जिसकी वजह से उसका रिश्ता अब तक नहीं हो पाया था। लड़के वाले उसके मोटे होने के कारण उसे नापसंद करके चले जाते थे। शालू इन सब बातों को सोच सोच कर अक्सर टेंशन में रहती थी और टेंशन में होने की वजह से वो बहुत ज्यादा खाना खाया करती, जिसके कारण वो और भी मोटी होती जा रही थी। एक दिन निशांत अपनी माँ संध्या से बोलता है। माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। पर बेटा, बड़ी बहन के होते हुए मैं तेरी शादी कैसे कर सकती हूँ? माँ, शालू दी के मोटापे के कारण उनकी शादी तो होने से रही, तो उनके चक्कर में मैं क्यों कुंवारा मरूं? निशांत की ये बात सुनकर संध्या को भी लगता है कि आखिर शालू के चलते वो निशांत की शादी के लिए कब तक रुकेगी। इसीलिए वो कुछ दिन बाद सुरुचि के घर वालों से मिलकर निशांत और सुरुचि की शादी करवा देती है। शादी में शालू को पता चलता है कि सुरुचि तो वही लड़की है जिसने उसकी हेल्प की थी। सुरुचि ससुराल में आने के बाद सारे घर की जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। एक दिन सब बैठकर नाश्ता करते हैं, तभी शालू को खाने में आलू पूरी खाता देखकर उसकी माँ बोलती है। शालू तू कब सुधरेगी? तुझे कितनी बार बोला है कि कुछ हल्का फुल्का खा लिया कर, लेकिन तू तो मानती ही नहीं। तुझे हमेशा मसालेदार और तेल वाली चीजें ही खानी होती है। माँ, मेरा ये सब हल्का फुल्का और घास फूस खाने से पेट नहीं भरता, आप तो जानती ही हो ना। अरे अब बस भी कर, अगर ऐसे ही खाती रहेगी ना तो किसी दिन फट जाना है तुझे। माँ जी सही कह रही हैं दीदी, आप अपने डाइट पर थोड़ा ध्यान दीजिए ना। सुरुचि की बातें सुनकर शालू को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में खाने की टेबल से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। रोज की ऐसी बातों से और इतनी टेंशन में वो और ज्यादा ओवर ईटिंग करने लगती है। अब वो मोटी के साथ साथ आलसी भी हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन शालू के रिश्ते के लिए एक टकला सा लड़का अपनी माँ के साथ आता है। शालू वहीं सोफे पर बैठी थी और सुरुचि चाय नाश्ता लेकर आती है, तो लड़के की माँ रीता सुरुचि को ही शालू समझकर बोलती है। बहन जी, मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, अब तो आप बस शादी की तैयारियां कीजिए। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और तभी संध्या शालू को रीता के पैर छूने को बोलती है। जैसे ही शालू उसके पैर छूने के लिए झुकती है, रीता एकदम से अपने पैर पीछे खींचती हुई बोलती है। बेटा, पहले मेरी होने वाली बहू को तो आशीर्वाद दे दूं, फिर तू भी मेरे पैर छू लियो। पर मैं ही तो आपकी होने वाली बहू हूँ। ना ना, तू जैसी मोटी भैंस को कौन अपनी बहू बनाएगा? मैंने तो इस पतली वाली को अपने बेटे के लिए पसंद किया है। ये सुनकर शालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। उसे ऐसे रोता देखकर सुरुचि बोलती है। जी देखिए, मैं इस घर की बहू हूँ और आप लोग शालू को यहाँ देखने आए हैं, तो फिर उससे इस तरीके से बात नहीं कर सकते आप। पहले पता होता कि लड़की इतनी ज्यादा मोटी है तो हम कभी रिश्ता लेकर ही नहीं आते। कहाँ इसकी कमसीन भाभी और कहाँ ये भैंस जैसी ननद। अच्छा जी, आपको हमारी लड़की का मोटापा दिख रहा है, लेकिन अपने लड़के का टकलापन नहीं दिख रहा। माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आपको हमारी दीदी पसंद नहीं है ना, तो हमें भी आपका ये टकला लड़का पसंद नहीं है। ये सुनकर लड़के वाले उल्टे पांव वहाँ से खिसक लेते हैं, जिसके बाद शालू बोलती है। भाभी बस करो महान बनना, और माँ आप भी मेरे लिए रिश्ते लाना बंद कर दीजिए। ऐसे बार बार सबके सामने मेरी इंसल्ट करके आप लोगों को मिल क्या जाता है? आपको पता भी है इन सब बातों से मुझे कितनी टेंशन हो जाती है, पर उससे आप लोगों को क्या ही फर्क पड़ता है। शालू की ये बात सुनकर सुरुचि समझ जाती है कि उसकी टेंशन ही उसके मोटापे का कारण है, जिसके बाद वो पूरे परिवार के साथ मिलकर पूरी कोशिश करती है कि उसे किसी बात की टेंशन ना होने दे।
जिसके कुछ समय बाद शालू ज्यादा टेंशन लेना और ओवर ईटिंग बंद करती है। ऐसे ही एक दिन सुरुचि शालू को बोलती है, दीदी वैसे एक बात कहूँ, आप सुबह जल्दी उठ जाती हैं, तो मेरे साथ थोड़ा योगा किया करो ना। इससे आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा एकदम, और हाँ, आपकी सेहत पर भी बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा इसका। शालू सुरुचि की बात मानकर रोज सुबह उसके साथ योगा और मेडिटेशन किया करती, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसका मानसिक तनाव कम होने लगता है और साथ ही साथ उसके वजन में भी अंतर आता है, और ऐसे ही वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से बिल्कुल हेल्थी हो जाती है। जिसके बाद संध्या बोलती है, अरे वाह बहू, तूने तो मेरी बेटी की काया ही पलट दी। माँ जी, मैंने तो बस दीदी को टेंशन से दूर रखा है, बाकी सब तो इनकी अपनी मेहनत का नतीजा है। देखा कैसे इन्होंने अपनी मेहनत से अपना मोटापा छूमंतर कर दिया। सुरुचि के इतना कहने पर शालू उसे प्यार से अपने गले लगा लेती है, और ऐसे ही दोनों ननद भाभी पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।